तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टॉपिक कल पढ़ा था, हम लोग यहां पर थे। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कल, yesterday we started this आर्टिकल 13 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड दिस इज द स्कीम ऑफ द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इट डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, इट डील्स विद व्हाट, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, एंड 13(2) क्लॉज डील्स विद द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। 13(3) 13(4) भी ऐसे ही पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन 13 क्लॉज 1। यहां पर हम लोग थे, और फिर हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया था कि दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इन दिस टॉपिक आर्टिकल 13 नोट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, जुडिशियल रिव्यू। दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर शॉर्ट नोट्स एंड short notes, basically short notes. This topic is very important for your prelims, very important for your mains, also for interview, and also important for your what, essay paper. essay के लिए आपको काफी कुछ मटेरियल यहां से मिलेगा आपको। तो these all 5 topics are very important, so be cautious, बहुत ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। Then we, after that we read this. This is the Barak language. This is the Barak language of Article 13. What it says? All laws in force. मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों के पास इस स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बेरेक्ट होगा आपको। नो डाउट आई विल गिव यू द PDF notes as well. Now come to this point. This was all laws in force immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part. समझा चुका हूं कल मैं, आज तो केवल रिवीजन है ना। हम कौन से लॉज की बात कर रहे हैं? ऐसे सभी लॉज की बात, ऑल लॉज इन फोर्स, कौन से, विच वर इमीडिएटली इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे लॉज की बात कर रहे हैं जो कि इन फोर्स थे, कब थे, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बोलते हैं इनको हम लोग। क्या बोलते हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। दिख रहा है आप लोगों को? इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड में देख के बताऊं आप लोगों को, ज्यादा अच्छी बात है, थोड़ी हिंदी आनी चाहिए आप लोगों को। संविधान पूर्व विधियां बोलते हैं इसको, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। यहां से चलता है पता, ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या खास बात थी इसमें? इफ दीज प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, दीज आर व्हाट, inconsistent with the fundamental rights, then these laws shall be declared to be the void. इनको शून्य घोषित किया जाना चाहिए। कहां तक? insofar as they are inconsistent with the provisions of this part। ये कल हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में, to the extent को ही पढ़ा था हम लोगों ने, inconsistent का मीनिंग कल पढ़ा था हम लोगों ने, provisions of part 3 का मतलब क्या है, पार्ट 3 से ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? ये पिक्चर ही मैंने कल दिखाई दी आपको कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का मतलब क्या होता है, कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉ हैं। और इमेजिन, ये एक एग्जांपल दिया था कि लॉ 1 2 3 4 5 सपोज कीजिए, दीज आर द लॉज विच वर इन फोर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आउट ऑफ दीज 3 लॉज आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। तो इन लॉज को हम क्या घोषित कर देंगे? वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें ये बात आई थी कल, ठीक है। और ये भी मैंने कल आपको समझाया था, दिस वन, कि टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है। टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है, ये बात हुई थी कल यहां पर कि इफ दिस बार है, दिस इज शोइंग L1 L2 L3, दीज आर 3 एक्ट्स, दीज आर 3 लॉज, नेम आई गिव देम नेम L1 L2 L3। इन तीनों कानून को नाम दिया गया था L1 L2 L3। नाउ आई टोल्ड यू दैट सपोज out of these 100 sections, if these 10 sections, in this case 10 sections are infringing your fundamental right, in case of L2 20 sections are infringing your fundamental right, in case of L3 50 sections are infringing your fundamental right. तो because of the use of this word to the extent of the contravention, है ना, तो उसका मतलब क्या था कि इसमें 10 सेक्शंस वायलेट कर रहे हैं,
तो इनको 10 सेक्शंस को हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। इसमें अगर 20 क्वेश्चंस वॉयलेट कर रहे हैं एफआरस को, देन 20 क्वेश्चंस शैल बी declared to be void, and in case if the 50 sections are violating, if the 50 sections are violating the fundamental rights, in that case 50 sections shall be declared void. Why? Because of the word जो भी यहाँ पे यूज किया गया, क्या यूज किया गया, this is to the extent of the contravention। जिस हद तक contravention है, जिस सीमा तक contravention है, उस सीमा तक उस कानून के प्रबंधों को ये असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यह था, यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। और उसके बाद में मैं एक बहुत अच्छे वो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में वी स्टार्टेड दिस आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। आई होप आपको याद रहा होगा सब में। तो अब इस टॉपिक को रिवीजन ना कराते हुए यहां से हम लोग शुरू करते हैं जहां पर कल हम थे। यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से पिक करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझिए। यहां पर केशव माधव मेनन का केस था, केशव माधव मेनन का केस था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया तो उनको कोशिश किए मैं शायद पिक कर पाएंगे इस तरीके से। वो केशव माधव मेनन का केस था। क्या केस था? एक एक्ट है प्रेस इमरजेंसी एक्ट, प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट क्या हुआ था इस केस में? देखिए केस का एक्ट कब का है? 1931 का एक्ट है ये। इस केस में क्या हुआ था कि इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पैम्फलेट पब्लिश्ड इन 1949, एक पैम्फलेट था, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स लेटर ऑन। तो जब when this constitution came into force, these proceedings were pending during the pendency of the proceedings in the court। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये केस की कार्रवाई जब इस पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, यानी कि ऐसे समझिए कि मैंने एक पैम्फलेट को पब्लिश किया, एंड दैट वाज एन ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ बिकॉज अंडर दिस सेक्शन। इस लॉ में प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट के अंतर्गत that publication, the publication of that pamphlet was an offense, therefore prosecution proceedings were started against me। ये यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका। जब प्रोसिक्यूशन इन बिटवीन है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 से पहले ही मेरा प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुका है, कोर्ट में मेरे विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और तब वो दिन आया जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950। अब मुझे खुशी हुई कि वाह, नाउ आई एम गेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब मुझे फंडामेंटल राइट्स मिले। कौन सी डेट से मिलेंगे? 26 जनवरी 1950 से मिलेंगे। नाउ ये जो एक्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट, ये जो आप देख रहे हैं, this act shall be declared to be void, this act shall be declared to be void because this act is in contravention of the fundamental right। तो मैंने कहा कोर्ट से, मैंने ये कहा एज appellant contended that the act was inconsistent with the fundamental rights। ये जो एक्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट, दिस एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन से फंडामेंटल राइट्स? गिविंग मी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। समझे? और इसलिए दिस एक्ट इज वॉइड अंडर आर्टिकल 13(1) एंड देयरफॉर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी कुड नॉट बी कंटिन्यूड। सो दिस वाज माय प्ली, बिकॉज नाउ दिस एक्ट इट बिकेम अनलॉफुल, दिस एक्ट बिकेम वॉइड। तो फिर इस कानून के अंतर्गत आप मुझ पे कार्रवाई नहीं चला सकते। जिस कानून के अंतर्गत मुझ पे कार्रवाई चल रही थी, अब वो बेस खत्म हो गया है, वो कानून खत्म हो गया है। इसलिए अब ये जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस दैट शैल बी गिवन अप, डिसकंटिन्यूड एंड आई शैल बी एक्विटेड। दिस इज माय कंटेंशन एज एन अपीलेंट। कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड व्हाट? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड व्हाट? दैट आर्टिकल 13(1) कुड नॉट अप्लाई टू हिज केस। इनके केस में आर्टिकल 13(1) अप्लाई नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द ऑफेंस वाज कमिटेड बिफोर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। क्योंकि आपने जो ऑफेंस किया था वो कब किया था? 26 जनवरी 1950 से पहले ऑफेंस किया था। दैट ऑफेंस वाज कमिटेड प्रायर टू दैट, है ना, एंड देयरफॉर प्रोसीडिंग्स स्टार्टेड अगेंस्ट हिम 1949 वर नॉट अफेक्टेड। और इसको वन लाइनर हम कह सकते हैं, आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। भूत लक्ष्य नहीं है ये। देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल काफी डिटेल में, तो एक बार पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगली क्लास तब तक समझ में नहीं आएगी आपको जब तक कि ये समझ में नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही बात, लाइन बस ये कि ये जो एक्ट ऐसे हैं, ये जो जितने भी एक्ट्स हैं विच आर वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, तो उनके वो दीज एक्ट्स विल नॉट बी वाइप्ड अवे फ्रॉम लॉ बुक्स। ये कानून की किताबों से ऐसे नहीं इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इनको बहा दिया जाएगा। नो, दे विल एग्जिस्ट। ऑल दीज लॉज विल रिमेन इन द स्टैट्यूटरी बुक। व्हाई? फॉर ऑल द पास्ट एक्ट्स। जितने भी भूतकाल में कार्य हुए हैं, अगर आपने 26 जनवरी 1950 से पहले के सभी कार्य आपके, ऑल योर एक्शंस will be governed by these acts, and after that you will get the benefit for all the actions only after 26 January 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने कार्य हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? पास्ट एक्ट्स, भूतकाल में किए गए कार्य, उनके लिए these laws exist। ये सारे कानून एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं बात ये? हाँ ना? चलिए फिर अब यहां तक आ गई। यहां तक मुझे बताइए, मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको। अब यहां से मेरी क्लास आगे बढ़ेगी। यहां तक समझ में आया नहीं आया, प्लीज किसी को यहां तक कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट करके भी समझा सकता हूं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात आ रही है डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर की। देखिए इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आई ट्राई की इसको और कितना आसान कर सकता हूं आपके लिए मैं। सो आई टेक दिस स्लाइड। एक स्लाइड मुझसे गलती से डिलीट हो गई। देखिए इसको समझिए आप। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहे हैं हम। इट मीन्स 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉज की बात कर रहे हैं। दीज आर दी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस, सब्सटेंटिव प्रोविजंस एंड देर आर प्रोसीजरल प्रोविजंस। procedural provisions. In this regard, suppose I take the example of this act itself. This is 1931 Act. 1931 Act, Press Emergency Powers Act. ये जो नाम है इसका, है ना, मेनन वाला केस का। इस केस में ये कहा गया था कि if you do some act which amount to offense and therefore you are prosecuted, and during pendency fundamental rights have been made effective on 26/1950, then these prosecution proceedings, because of that offense, it will continue even if this is contrary to the concept of fundamental right. Got it? This was held in the Keshav Menon.
But what about the procedural provisions, whether the same procedure will continue as was prescribed in this act or not? So this is the question कि what about these procedural proceedings, whether the procedure will continue as per that act or whether that can be changed, whether that discriminatory procedure, if there was any discrimination, whether that procedure can be at least changed for future. तो प्लीज रेज हैंड अगर आपको ये बात समझ में आई हो, क्योंकि इसका आंसर तभी समझ में आएगा जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए. प्लीज रेज हैंड मींस प्लीज राइट यूज द पब्लिक चैट, एवरीवन प्लीज. और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी वजह से नहीं लिख पाए तो वो लास्ट में भी लिखेंगे. तो यकीन मानिए मैं किसी व्यक्ति की भी एक की भी प्रॉब्लम अगर है उसको सॉल्व करे हुए बिना आगे बढ़ूंगा ही नहीं. तो बेहिचक लिखिए. जिसको समझ में नहीं आया, एकदम से नहीं लिख पा रहे हैं किसी वजह से, तो बाद में लिखिए कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया. तो मुझे ये बताइए, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन और नॉट? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नहीं आया हो तो प्लीज बताइए, इसमें जल्दी बताइए. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. मिस्टर तनवीर, आर यू देयर? तनवीर फ्रॉम जम्मू कश्मीर. रिपीट अगेन. ओके, वही बात है. देखिए रिपीट मैं करता हूं, इसको ऐसे समझिए. आप लैंग्वेज मैंने लिखी है बोर्ड पर, आप ऐसे समझिए. इसमें आपने एक पैम्फलेट पब्लिश किया. दैट पैम्फलेट इज अमाउंटिंग टू व्हाट? एन ऑफेंस. सपोज सेडिशन. आप पर आरोप लगाया गया, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस कॉल्ड सेडिशन. देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है आप पर, बिकॉज आपके जो कंटेंट्स हैं उसके, ये द कंटेंट्स ऑफ दैट पैम्फलेट आर नॉट एज पर द लॉ. देशद्रोह का मामला आप पे चल रहा है. गॉट इट नाउ? तो ये हुआ सब्सटेंटिव प्रोविजन. व्हाट ऑफेंस यू हैव कमिटेड? यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन. सपोज दिस. तो दिस इज चार्ज अपॉन यू. गॉट इट? तो ये हुआ सब्सटेंटिव प्रोविजन. नाउ देयर इज ए प्रोसीजरल पार्ट कि आप पर मुकदमा कैसे चलेगा. आप समझिए प्रोसीजरल पार्ट क्या था. इसी एक्ट में ये प्रोविजन था कि यू विल नॉट बी गिवन बेल, यू विल नॉट बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. तो आप पर प्रोसिक्यूशन तो होगा, बट देयर आर द प्रोविजंस विच आर नॉट एज पर द डिमांड ऑफ द फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं है. इट मीन्स व्हाट? यू कैन से द प्रोसीजर वाज डिस्क्रिमिनेटरी. जो आप जिस प्रोसीजर के थ्रू आप पर मुकदमा चलना था उस प्रोसीजर में भी कुछ फॉल्ट्स हैं. तो आपने पहले कहा कि सर अब ये एक्ट ही खत्म हो गया. दिस एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड void because it is infringing my fundamental right, therefore prosecution proceeding should also be stopped. इसलिए प्रोसिक्यूशन को भी खत्म किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते. आपकी सेकंड प्ली ये है कि एटलीस्ट आई शुड बी गिवन नाउ फेयर हियरिंग, नाउ आई शुड बी गिवन दी फेयर ट्रायल. तो जो प्रोसीजर है डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर, एटलीस्ट इट शुड बी चेंज्ड नाउ. I should not be made bound, I should not be made forced to be subjected to this discriminatory procedure at least. तो what is the law regarding this? कि क्या discriminatory procedure को भी continue किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? This is the question. तो प्लीज लेट मी नो. ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मैडम? समझिए इस बात को. लाइन आ रही है अगली है, इससे शायद अब क्लियर होगा. This does not mean that a discriminatory procedure. Say this. This does not mean that a discriminatory procedure, कौन सा? Laid down by a pre-constitution act, is to be followed in respect of pending. Discriminatory procedure in which act? Laid down by a pre-constitution act. If there is a discriminatory procedure in the pre-constitution act, it does not mean it will continue. It shall not. इसका ये ऐसे नहीं होगा. This is what Lakshman Das versus State of Bombay.
क्या कहा इस केस में? दो सब्सटेंटिव राइट्स, सी दिस, सब्सटेंटिव राइट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन एनफोर्सेबल. यू सी लाइक दिस, इसको ऐसे पढ़ते हैं. देखिए रहे, सब्सटेंटिव राइट्स एंड लायबिलिटीज which were acquired or accrued before the date of the constitution. संविधान के तारीख से पहले जिनको अर्जित किया गया है, those substantive rights and liabilities remain enforceable. These rights can be enforced, these liabilities can be forced upon you. This is what substantive rights, but nobody can claim his rights and liabilities to be enforced under a particular procedure which becomes inconsistent with fundamental rights. You cannot claim to continue that discriminatory, that becomes inconsistent. See, inconsistent with fundamental rights. What? Particular procedure. If a particular procedure is inconsistent with the fundamental right, then nobody can claim to that his rights or liabilities should be enforced only in this procedure. So what is the law? Law is that you cannot, for the that substantive rights will remain same, but if the procedure is discriminatory in view of the fundamental right, हिंदी में बोलते मूल अधिकारों से अगर जो प्रोसीजर वो असंगत है, if it is inconsistent with the fundamental right, then it is not necessary to follow that discriminatory procedure. Please read this line again. This is, I hope it will be clear to you. This does not mean that a discriminatory procedure, I take it on the screen. This does not mean that a discriminatory procedure is to be followed. इसको मैं ऐसे करता हूं आपके लिए. ये देखिए अभी, आई होप अब समझ में आएगा वो. This does not mean that a discriminatory procedure is to be followed in respect of the pending proceedings. तो ये जरूरी नहीं है, जो अगर जो प्रोसीजर डिस्क्रिमिनेटरी है तो that is not to be followed. Only substantive rights and liabilities can be enforced with regard to the pre-constitutional acts. तो प्लीज रेज हैंड एंड या मुझे समझाइए इसमें, अगर समझ में आया हो तो. नहीं समझ में आया तो आई विल अगेन आस्क यू, अगेन समझाऊंगा आप लोगों को. क्या लिखा है आपने? रचिता मैडम फंडामेंटल राइट्स डजंट, यस प्लीज रिपीट. अभी भी समझ में आया नहीं आया बताइए. देखिए मैं आपको फिर इसको एग्जांपल समझाता हूं, और एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही समझने में. थोड़ा टेक्निकल तो है ही है. देखिए ऐसे मान लीजिए, स्क्रीन पर ही दिखाता हूं आपको मैं ताकि आपका फोकस स्क्रीन रहे. ये भाई साहब है. नाउ दिस फेलो, दिस जेंटलमैन, इनका नाम है एक्स. ही कमिटेड एन ऑफेंस. He committed an offence under section 100 of Act का नाम है ट्रिपल जेड. एज्यूम कीजिए ट्रिपल जेड इज द नेम ऑफ द एक्ट एंड ही कमिटेड एन ऑफेंस. He committed an act which amounted to an offense under section 100 Act the Z. कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1948 की बात कर रहे हैं. यू आर इंडिपेंडेंट, आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं आया. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. यू हैव नॉट गॉट एनी फंडामेंटल राइट्स.
अभी आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं। बात समझ आ गई आपको? नाउ प्रोसिक्यूशन, नाउ कोर्ट में मैटर जा चुका, कोर्ट मींस ट्रायल बिगिंस, फाइन। नाउ केम द डेट 26 जनवरी 1950 और आपको क्या मिल गया? यू गॉट दी फंडामेंटल राइट्स and because of these fundamental rights, this act which was triple Z, this act was declared to be void. इस एक्ट को अवैध घोषित कर दिया गया। दिस एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड ऑन 26 जनवरी 1950। वाई? बिकॉज ऑफ द implementation of the fundamental rights. Now he said because this act is going, ये act अपने आप में खत्म हो गया, तो why to remain 100? फिर section 100 में why I should be prosecuted? Why should I be prosecuted? Prosecution होना ही नहीं चाहिए मेरा। समझ रहे हैं हम बात? तनवीर अहमद जी, आपको कुछ दिक्कत है इसमें? आप लिखिए इसमें पब्लिक चैट में। समझ रहे हैं आप बात? ये तो इन्होंने कहा ये पहुंचे। अब भाई साहब मैं दूसरी पर आता हूं, ये जो एक्स भाई साहब हैं ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इनके 2 प्लीज हैं, 2 इन्होंने रिक्वेस्ट की। नंबर 1 रिक्वेस्ट, आई शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। Why? Because section 100 of Triple Z Act is void now. अब वो अवैध घोषित कर दिया गया है, अब वो अवैध घोषित कर दिया गया है, and therefore this my prosecution should be stopped now. This is the first request. Number 2 request, अगर भाई साहब सर जी योर अगर आप इसको नहीं मानते, नंबर 1 को नहीं मानते, नंबर 2 आई एम सेइंग कि प्रोसीजर ऑफ ट्रिपल जेड एक्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन व्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये प्रोसीजर है एक्ट का, ट्रिपल जेड एक्ट का जो प्रोसीजर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। उसमें मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है, मुझे एटलीस्ट चेंज इट एंड मेक इट इन कॉन्सोनेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो दीज आर माई 2 रिक्वेस्ट। अब तो बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? दीज आर 2 रिक्वेस्ट। कहां पर बात कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नंबर 1 सब्सटेंटिव राइट की बात कर रहा हूं कि आई शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, एंड सेकंड आई एम प्रेइंग दैट एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर जो है आई हैव नाउ, अब तो मुझे फंडामेंटल राइट मिल गए ना, एटलीस्ट नाउ दिस प्रोसीजर इज डिस्क्रिमिनेटरी। इस एक्ट में जो प्रोसीजर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, दैट इज नॉट गिविंग मी, ट्रीटिंग मी विद द इक्वालिटी प्रोसेस, राइट टू इक्वालिटी का मेरा उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा मैं पूछूंगा कि आप समझ में आया नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि नंबर 1 रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज डिक्लाइन बिकॉज दिस इज ए सब्सटेंटिव राइट। यू डिड दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 100 प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के इंप्लीमेंट होने से पहले आपने कार्य किया था, तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट बिकॉज आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव in effect. However, your second request is granted. Why? Because discriminatory procedure cannot be continued. In case of discriminatory procedure, it can be changed, it can be, you will be, जो discriminatory procedure and discriminating provisions हैं, that will be declared null and void, and you will be given the fair chance, fair trial for that. तो I tried again, मैं फिर कोशिश की है,
मैं देखता हूं कि मैं कितना सफल हुआ है समझाने में। तो प्लीज मुझे बताइए, अब जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम थी क्या उनको समझ में आया? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी पर अगली, जो मैंने आपको बात की आपने। तो दिस वाज द दिस, तो इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, जो केस लॉज है वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर ये था दिस डज नॉट मीन, अब लैंग्वेज पढ़ लीजिए, अभी तक फोकस आपका केवल कॉन्सेप्ट को समझने में था। तो दिस डज नॉट मीन दैट ए डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और इन, बस ये पढ़ लीजिए एक बार, मैं भी थक गया समझाते समझाते। चलिए, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आती है नई डॉक्ट्रिन। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, अगेन मेंस एंड इंटरव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे? दे विल आस्क द क्वेश्चन, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, या they will write the one sentence, one liner they will write, and that will be the meaning of the doctrine of severability। पृथक्करण का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं इसको। और आपसे कहेंगे डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज दिस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड द नंबर ऑफ केसेस आपके टिप्स पे होने चाहिए, विच आर द केसेस विच शुड बी डेल्ट देयर इन। जब भी कभी शॉर्ट नोट लिखेंगे, साइड में आप लिखेंगे रफ नोट्स, आर नोट्स नंबर 1 2 3 आप लोग लिखेंगे कि व्हाट आर द केसेस हेयर, कौन कौन से केसेस डिस्कस करने हैं, एंड देन यू विल राइट इट फेयरली। पहले लिखते हैं रफ नोट्स, सेकंड हम क्या लिखते हैं बाद में, उसको फिर प्लान करते हैं कि पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट सीक्वेंस क्या होगी, देन यू राइट द मेंस आंसर। ये स्कीम है, तरीका है, ऑन राइटिंग क्लास में हम लोग समझाते हैं। चलिए बढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर। क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? क्या कहेंगी मैडम ये? सृष्टि गुप्ता कह रही हैं, विच बुक डू यू रिकमेंड? ओके, आई रिकमेंड J.N. पांडे, श्रीमान J.N. पांडे की बुक है। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी किताबें हैं और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल जज बनना है, आपका सपना अगर जज बनना है और संविधान का विशेषज्ञ बनने का कोई सपना अभी नहीं है, तो J.N. पांडे पर्याप्त है। हम लोग, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, दिस एग्जाम, देयरफॉर दिस इज सफिशिएंट। हाँ जी, पढ़ते हैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है। हालांकि इस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं हम। एक इतनी अच्छी पिक मुझसे, एक मिनट, थैंक गॉड मिल गई मुझे, वो है। तब से मेरा दिमाग यहीं पड़ा हुआ था कि मैंने कहाँ मिस कर दी पिक को। ये रही 33 पर। चलिए साहब, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अगर पढ़ा पाया, मैं आपको समझा पाया तो हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, पढ़िएगा। व्हेन ए पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, क्या कह रहा हूं मैं भी सामने आ जाता हूं थोड़ा आपके। दिस इज दिस प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? व्हेन ए पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, क्या कह रहा हूं, पार्ट, एक भाग, किसी कानून का एक भाग इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, वेदर द होल ऑफ द स्टैट्यूट इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड और ओनली दैट पार्ट विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, अब एज ए पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या प्रश्न है आपके सामने, क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि एक स्टैट्यूट है, यानी कि एक कानून है, एक एक्ट है, उसका एक पार्ट, वन पार्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके किसी एक भाग को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है। नौ प्रश्न आपके सामने यह है कि क्या संपूर्ण का संपूर्ण एक्ट, पूरा एक्ट नहीं, देखिए ये एक्ट है, नहीं दिखेगा तो ऐसे देखिए,
this is the act, this bar represents the act, and now this is the part which has been declared to be unconstitutional. Now the question before the court is this, whether this whole act is to be declared unconstitutional or only that part is to be declared unconstitutional. आप समझ रहे? क्वेश्चन समझ में आया आपको नहीं आया? अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे केवल हैंड रेज करवा लेता, मेरा काम बन जाता है सकी, लेकिन इतना नहीं करना पड़ता. तो प्लीज कीप राइटिंग. एटलीस्ट देखिए, मैं इतना जरूर मुझ पर कृपा कीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो जरूर लिख दे कि मुझे समझ में नहीं आया है. ठीक है, हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं भी अपने फ्लो में चल रहा हूं. हाँ, तो क्वेश्चन वाले सामने है कि वेदर दिस पार्ट हो, whether this part is only to be required to be declared unconstitutional or whole of this act. And to solve this, the Supreme Court had devised this doctrine. इसे कहते हैं doctrine of severability और separability. हिंदी में बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत. पृथक्करणीयता का सिद्धांत लिख लीजिए, बल्कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. अगर आपको पूछ ले ट्रांसलेट करना है तो आपके पसीने आ जाएंगे. आपको पता है कि है क्या एग्जैक्टली, लेकिन आप शायद हिंदी में इसको लिख नहीं पाएंगे आप इसको. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो हिंदी के शब्द मैं आपको सिखाता रहता हूं उसको कहीं ना कहीं साइड में लिख लिया कीजिए. पृथक्करणीयता का सिद्धांत, उससे आपको एग्जैक्ट देखिए हिंदी में, सॉरी, जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपका हर जगह एक पेपर होगा ट्रांसलेशन का, और आप खुद से पूछिए आपका मैक्सिमम फोकस किस पर है? लॉ पर फोकस है आपका, मैक्सिमम फोकस उस पर है. आपका फोकस ट्रांसलेशन पर नहीं है. और ट्रांसलेशन वन डे अफेयर नहीं है. आप लॉ को तो 2-4 दिन में पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 2-4-5 दिनों में इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आके, वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा. और वहां पे सबसे दिक्कत क्या आती है? मैंने तो मेंस लिखे हुए हैं, क्वालिफाई भी किया हुआ है, एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है. सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है? वहां पर आपको, मैं देखो हिंदी का शब्द बोल रहा हूं, उसका अर्थ समझना. सटीक शब्द, सटीक मींस एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए. सेवरेबिलिटी का मीनिंग आपको पता है, आप 4-5 शब्दों में लिखेंगे इसको आप, लेकिन इसको अगर हम कहेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन को आप लिख नहीं पा रहे हिंदी में. डॉक्ट्रिन क्या बोलते हैं? सिद्धांत. तो ऐसे जो कुछ शब्द हैं, इनको जो कॉमन वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको आप अपने आप से पूछते रहा कीजिए, इसको हिंदी में क्या कहेंगे. हिंदी वाले मीडियम के हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे. तो एटलीस्ट वहां पर आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा. ट्रांसलेशन में केवल ग्रामर काम नहीं आएगी, वहां पर क्वालिटी ऑफ वर्ड्स बहुत काम आते हैं कि लीगल वर्ड्स कितने यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन आपकी लीगल वर्ड्स वाली आएगी. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट नाउ. अब बढ़ते हैं. तो इस समस्या का समाधान इन्होंने किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ वी आर इवॉल्विंग, व्हाट वी आर इवॉल्विंग. इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए क्या है, क्या कहता है ये. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. इट सेज व्हाट, ध्यान से पढ़िएगा इसको ढंग से. देखिए, इफ एन offending provision can be separated from that which is constitutional. What? If an offending provision means the provision which has been declared to be unconstitutional, the provision which is inconsistent with the fundamental rights. वो प्रावधान जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, जिसको कि असंवैधानिक घोषित किया गया है. which is offending, that is called offending provision. Offending means which is offending the fundamental rights. So if we will see, if that offending provision can be separated from that which is constitutional, then only that part which is offending is to be declared as void and not the entire statute. Are you getting this point? इन्होंने कहा कि केवल ये देखा जाएगा कि जो प्रावधान ऐसा है, गड़बड़ वाला है, विच इज ऑफेंडिंग है, जो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, जिसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर उसको अलग किया जा सकता है, इस
इन शब्दों को पकड़ना आप लोग, देखिए कौन से शब्द हैं। दिस कैन बी सेपरेटेड, इफ इट कैन बी सेपरेटेड, अगर उसको अलग किया जा सकता है फ्रॉम व्हाट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं आई बात समझ में, है ना, कि वी विल सी वेदर दीज टू पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड और नॉट, इन दोनों को क्या अलग अलग किया जा सकता है, यदि हां तो ओनली दैट पार्ट, ऐसे समझ लीजिए कोई फल है, कोई फ्रूट है और उसमें से कुछ पार्ट है, यानी कि जैसे बनाना है ना, और बनाना का आपको लग रहा है कुछ पार्ट आपका काला काला दिख रहा है, कुछ गल सा गया है, इफ दैट कैन बी कट, दैट इज द ऑफेंडिंग पार्ट, if it can be cut and separated from the other, then only the that part will be separated and sent to the dustbin, है ना, otherwise in that case entire banana will not be useless, entire banana will not be useless, पूरा का पूरा केला खराब नहीं होगा, आप उसको जितना अच्छा वाला पार्ट है उसको आप उसका सेवन आप कर सकते हैं, सही है। तो it will be seen whether it can be separated or not, if it is possible to separate then only that part which is offending, जो पार्ट सड़ गया है, गल गया है, आप केवल उसको फेंकोगे। और अगर इसी बात को हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहेंगे तो पढ़ लीजिए क्या, if an offending provision, if an offending provision can be separated only then that part which is offending, केवल वही भाग जो offending है is to be declared as void, उसी को void घोषित किया जाएगा, एंड नोट द एंटायर स्टैच्यूट, और पूरे के पूरे स्टैच्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं किया जाएगा। प्लीज रेज हैंड, सॉरी प्लीज राइट पब्लिक चैट इफ यू गॉट दिस, पूरा पढ़ने दीजिए। हाँ जी, तो क्यों कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है यहां पर इनका। नाउ you see when you will write short note you will explain the meaning, you wrote the meaning of this कि what is the meaning of this, now you will have to support it with the constitutional provisions, और वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड यही टॉपिक की, एंड दीज आर दीज वर्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द सच इनकंसिस्टेंसी, उस सीमा तक, असंगतता की सीमा तक, असंगतता की सीमा तक उसको शून्य घोषित किया जाएगा, विच मीन्स व्हेन सम प्रोविजन ऑफ द लॉ इज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको छोड़िए, then only the repugnant provisions shall be treated by courts as void and not the whole statute. तो this is the constitutional basis, बेरक लैंग्वेज का जो बेस है वो यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Now come to the case of A.K. गोपालन, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, क्या बात हुई इसमें, and now I will explain you with the provisions, but I let you know कि उसमें करना क्या आप लोगों ने, यू नीड नॉट टू गो इनटू सच डिटेल्स, आपको इनके फैक्ट्स को उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। A.K. गोपालन में A.K. गोपालन केस के फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट यू नीड नॉट टू रिमेंबर एंड यू नीड टू रिमेंबर, यू नो क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करने की जरूरत है इसमें। चलिए देखिए क्या फैक्ट्स हैं इसके। व्हाट इज दिस सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एज अल्ट्रा वायरस। So in this case only one section, which section, section 14 of the preventive detention act was held as ultra virus, इसको ultra virus means against the provisions of the constitution, against the provisions of fundamental right, it has been declared to be void now, ultra virus only one, this is, it means what, ये ध्यान रखना, इसका एग्जांपल देना था तो ये था, देखिए this is, ये जो मैंने शुरुआत की थी, when a part of the statute, यानी कि only part of the statute, the section 14 is only a part of the statute and that is declared to be unconstitutional in the case of A.K. Gopalan. In that case what happened then, court said what, court की language पढ़िए and try to understand this, please see the language. The Impugn Act माइनस दिस सेक्शन कैन रिमेन अनइफेक्टेड। इम्प्यून्ड एक्ट को बोलते हैं द एक्ट विच इज इन क्वेश्चन, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, जिसको चैलेंज किया गया है, बेसिकली द एक्ट विच इज चैलेंज, उसको बोलते हैं इम्प्यून एक्ट। गॉट इट और नॉट,
दिस इज द इम्प्यून एक्ट माइनस दिस सेक्शन कैन रिमेन इन्फेक्टेड, यानी कि दिस सेक्शन मीन्स सेक्शन 14. The omission of this section 14 will not change the nature or the structure of the subject of the legislation. Even if you remove this, even if you remove this section 14 from the act, even if you remove this act, the structure of this act, that is what called Prevention of Detention Act, है ना, Preventive Detention Act. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की स्ट्रक्चर या उसकी नेचर में कोई चेंज नहीं होगा. द नेचर विल रिमेन सेम इवन इफ यू रिमूव द सेक्शन 14 विच इज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस राइट नाउ. दिस सेक्शन विल नॉट बी दिस. जो नेचर उसकी प्रकृति है, जिस कानून की जो प्रकृति है, जो सब्जेक्ट है, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. देयरफॉर इम्प्यून एक्ट, दो क्या कहा इन्होंने, लैंग्वेज समझिए, यूज भी कर सकते हैं आप लोग. द इम्प्यून एक्ट माइनस दिस सेक्शन can remain unaffected. Therefore, the decision that section 14 is ultra virus does not affect the validity of the rest of the act. अगर 14 ultra virus है, only in that case that will not remain, this rest of the act will remain valid act in this case. कर लेंगे आप लोग. Then comes the second case is State of Bombay versus Balsara. क्या कहते हैं, कौन सा एक्ट है, बॉम्बे प्रोविजन एक्ट. अंडर द बॉम्बे प्रोविजन एक्ट 1949 इट वाज ऑब्जर्व्ड. वही बात है, अब रिपीटेशन ही होगा वैसे तो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसमें समझिए आपको. द प्रोविजंस ऑफ दिस, द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड डू नॉट अफेक्ट द एंटायर स्टैट्यूट. देयरफॉर देयर इज नो नेसेसिटी फॉर डिक्लेयरिंग द स्टैट्यूट एज इनवैलिड. सो आपको मैंने दो केस तो पढ़ाए, एक गोपालन का केस आ गया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा. ये प्लीज लेट मी नो इफ यू गॉट इट, यहां तक समझ में आया या नहीं आया. चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं. अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए मैंने आपके लिए पिक्चर बना के रखी थी, वो मैं बाद में दिखाता, थोड़ा सा कल भी दिखाता, आज देखते हैं अभी. यू प्लीज सी दीज पिक्चर्स. Says these are the two pictures in this case. देख रहे हैं आप, ये किसकी पिक्चर है, ये एक हाथी की पिक्चर है. हाँ, ये इंसान की है, इंसान की है, ठीक है. नाउ सपोज दिस पार्ट इज get paralyzed. It is of no use for this man now. कैन यू कट इट, क्या आप इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, बिकॉज अगर आपने इस पार्ट को कट करा दैट ह्यूमन बॉडी विल नॉट सर्वाइव, दैट ह्यूमन बॉडी विल नॉट सर्वाइव, है कि नहीं है. बट इफ यू कट दिस ब्रांच ऑफ द ट्री, इवन आफ्टर कटिंग दिस ब्रांच ऑफ ट्री, दिस ट्री कैन सर्वाइव. गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट. सो वी विल सी दैट इफ आफ्टर, देखिए आप देख पा रहे हैं ना इसको, हाँ दिख तो रहा ही होगा, कि अगर जो ऑफेंडिंग प्रोविजन है, जो ब्लैक पार्ट में है, मैंने इसको कहा ऑफेंडिंग प्रोविजन कहा है मैंने इसको, देखिए है ना, इसको मैं आपके लिए और बढ़िया सा कलर करता हूं इसको. नहीं, वीआईपी लोग हैं आप लोग, देखिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको आसानी समझ में आ जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहे आपकी मेमोरी में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप लोग घर पे रिवीजन मत करना प्लीज़, है ना, ताकि मैं कहीं मेरी मेहनत सफल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए एक साथ सब लोग पास हो जाएं, ऐसा नहीं होने देना. Do this now. So now there is a difference between the, in case of tree, पेड़ के केस में अगर ये टहनी को कह दिया जाए, ये इस टहनी में कोई रोग लग गया है, कोई कीड़ा लग गया है, तो इसे आप काट सकते हैं. अगर ये ट्री रिप्रेजेंट करता है किसी लॉ को, अगर इसके एक पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और इसको कट करना पड़ रहा है, इवन देन दिस ट्री कैन सर्वाइव. तो क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवबिलिटी ये कहती है
कि ऐसे केस में हम केवल इस टहनी को काट के अलग करेंगे, पूरे के पूरे पेड़ को हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, पूरा पेड़ खराब नहीं होगा, जैसा कि ए.के. गोपाल में है उनका कि ओनली सेक्शन 14 विल गो। लेकिन अगर हम देखें कि अगर ये पार्ट ह्यूमन बॉडी का सेम पार्ट अगर ऐसा हो जाए कि उसको काटना जरूरी हो गया है ना, तो अगर बॉडी को काट दिया गया इस तरीके से तो पूरा का पूरा व्यक्ति ही मर जाएगा, वो है ना, वो व्यक्ति मर जाएगा, उसको उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में पूरे के पूरे शरीर को यानी कि पूरे के पूरे स्टैट्यूट को ही हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। तो इट विल बी सीन, अब आपको मैं लाइन पढ़वाता हूं आपको, देखिए क्या थी ये, दिस इज इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड, अगर को सेपरेट किया जा सकता है जैसे कि ब्रांच ट्री को करा गया, देन ओनली दैट पार्ट विच इज ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता उस केस में देन फिर एंटायर स्टैट्यूट को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें वो भी चर्चा